My name is Manoj Kumar Yadav, inviting to another important video on financial management. In this particular series of we are covering all the aspects which are related to financial management. Currently, we are discussing investment decision. So far, in relation to this topic, I have already covered in my previous video following topics: the importance of capital budgeting, type of decision which a capital budgeting is going to be concerned, investment, how to appraise investment decision, and what is the process of selecting the investment decision or project. From I will start by saying normally हम जब बात करते हैं कि एक प्रबंधक वित्तीय प्रबंधक के लिए सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी होती है, तो सबसे मुश्किल घड़ी वो होती है जब उसे दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है जो डिसीजन ले रहा है बाकी के डिसीजन लेस इंपॉर्टेंट है रेदर देन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वैल्यू ड्राइविंग डिसीजन है, हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ न प्रोजेक्ट। हम किसी भी चीज़ को जब सही है या गलत है ये जानने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो भाई किसी भी फर्म का जो प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर है, वो किस पे डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म विजन पे डिपेंड करता है। और लॉन्ग टर्म विजन किस में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन और वैल्यू ड्राइविंग डिसीजन विच अ फाइनेंशियल मैनेजर इज गोइंग टू टेक फॉर अ फर्म और देयर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन इससे कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि आप सही तरह से प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, तो आपकी फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट पड़ेगा ना। कंटिन्यूइंग विद दिस प्रीवियस पार्ट से लेकर के हम अभी तक जो भी हम बात करके आए थे, हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को किस तरह से इवेल्युएट किया जाए। सो इन ऑर्डर टू appraisal of a project, you need to evaluate that. आपको उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा। अप्रेजल में वैल्यूएशन इंक्लूड है। अब वैल्यूएशन में हम किसी प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, तो हम सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हम उस प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी या फिर हम बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को चेक करेंगे ना। अगेन एक फिर से बात आई कि यार ये फिजिबिलिटी होती क्या है। तो फिजिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट को सही या गलत, वो प्रोजेक्ट आगे जाकर के आपको फायदा देगा नुकसान देगा, इसकी फिजिबिलिटी से ही आप डिसाइड कर सकते हो। अब फिजिबिलिटी में भी व्हेन वी आर सीइंग अबाउट द फिजिबिलिटी, वो बहुत सारी तरीके की हो सकती है। फिजिबिलिटी आपकी टेक्नोलॉजी टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो सकती है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी हो सकती है। When we are talking about the technical feasibility, the core competence goes to the technology side. आप क्या आपके प्रोजेक्ट को आपने एम्बेडेड कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है टेक्नोलॉजी चीज़ों से, तो वो टेक्निकल इश्यूज रहेंगे। सेकेंडली ऑपरेशनल पार्ट में आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का मैनेजमेंट कैसे करते हो, दैट वाज ऑपरेशनल पार्ट। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं जिस प्रोजेक्ट को हम असर्टेन कर रहे हैं, जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में रिटर्न जनरेट, फाइनेंशियल गेन और जनरेट करने के लायक है या नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी या इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। और यू कैन से अ कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट क्या है, इनको हम जब कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, economical feasibility. We are concerned only with the economical feasibility. हम जितनी भी यहाँ पे बात करने वाले हैं केवल इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की बात करेंगे कि इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी से क्या होने वाला है। ओके, एज आई टोल्ड यू कि कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज होने वाला है। कॉस्ट को हम कि कितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी, इस कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होंगी। सर इंसेप्शन पे जो कॉस्ट लगी थी, वो किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते टाइम पे इंसेप्शन पे जो कॉस्ट लग रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कॉस्ट जो लग रही है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उस एग्जीक्यूशन पे या उसके डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट लग रही है, इन सारी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे। फिर
उस कॉस्ट को कंबाइन करने के हम उसके बेनिफिट को इवेल्युएट करेंगे। बेनिफिट कौन से? सर वन टाइम हो सकते हैं और इट मे बी रिकरिंग। हम सारे बेनिफिट्स को इकट्ठा करेंगे। एक इकोनॉमिकल डिसीजन वही होता है जिस डिसीजन में हमने सारी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट, वेदर इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट, हमने सबको इंक्लूड कर लिया है और उससे होने वाले सारे बेनिफिट को हमने एक जगह पे रख लिया। अब हम तोल करके देख रहे हैं, नाप के देख रहे हैं क्या वो चीज फायदेमंद है या नहीं। यदि फायदेमंद है तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें उसे छोड़ देना चाहिए। पर इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए क्या वो फायदेमंद है या नहीं, ये हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट? So there are number of tools and techniques which are available for evaluating the projects. दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को, किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं क्या ये फिजिबल होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और नॉट। और इसके लिए हमारे पास में जो टूल्स अवेलेबल हैं या टेक्निक्स अवेलेबल हैं, इनको हम चाहें तो हम बांट सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स जो ट्रेडिशनल चलती आ रही हैं और जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसेप्ट यूज नहीं किया गया, मींस दोज टेक्निक्स विच आर नॉन एडजस्टेबल टाइम टेक्निक्स, है ना। दूसरी टेक्निक्स होती है जिनमें आपने टाइम को कंसीडर कर रखा है, द वैल्यू ऑफ टाइम यू हैव टेकन। आपको याद है हमने जब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में, हमने पूरी बात करी थी कि यदि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। और आपको एक चीज मैंने क्लियर कर दी थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से डिसीजन पे फर्क पड़ने वाला है। पर आपको हमने मैंने बताया कि टूल्स दो तरह के हो गए, ऐसे टूल्स जो कि टाइम एडजस्टेड हैं, दूसरे ऐसे टूल्स जो टाइम एडजस्टेबल नहीं। तो आपके सामने एक लिस्ट बना रखी है, हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स को हमें देखना है। हम बहुत डिटेल में इनके ऊपर में बात करने वाले हैं, हाउ दीज टूल्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन टेकिंग अ डिसीजन। हम इस पे बात बहुत बारीकी से करने वाले हैं। पर हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टूल्स भी बोलते हैं इनको, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टूल्स। और ऐसे टूल्स में दो हैं, अकाउंटिंग रेट, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पीरियड। क्या है इनका मतलब हम देखेंगे समय आने पर। सिमिलरली डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और इनको मॉडर्न टेक्निक्स भी कहा जाता है, और इनको कहा जाता है यदि इसे हमने बोला है नॉन टाइम एडजस्टिंग टेक्निक्स तो इनको क्या बोलते हैं, टाइम एडजस्टेबल टेक्निक्स। ये क्या है, ये बेस्ड होती है रिटर्न पे। सिंपल सी बात है यार, किसी प्रोजेक्ट को आप कैसे इवेलुएट करोगे, उससे क्या मिल रहा है इस पे। सो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो रिटर्न पे बेस्ड हैं, ऐसे टूल्स जो रिस्क पे बेस्ड हैं। रिटर्न तो बराबर है दो प्रोजेक्ट्स में, पर एक में रिस्क ज्यादा है, तो हाउ टू इवेलुएट विद द रिस्क, तो रिस्क पे बेस्ड होकर के देखेंगे। और कुछ ऐसे सिचुएशंस जिनको आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। तो रिटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, IRR है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है। Now, moving towards the risk side, the risk can be calculated by the standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेक्स्ट वन इज कोवेरियंस एंड कोफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट हो गया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर हो गया, नेक्स्ट रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द एक होता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, और इसका बीटा factor. There are various factors on the basis of risk which we can define. There may be a beta, alpha, gamma. There is, but we are talking about the beta. Beta के बारे में हम बात करने वाले हैं. Other techniques which helps us, these are capital rationing situation. These are the situation under which the project can be acceptable zone or not. We are going to check the feasibility of that part. So capital rationing, sensitivity, simulation, linear programming, decision tree, JAT tables, and Hiller models. So these are the certain tools which we are going to use. Now, before I start my lecture on these techniques and tools, I just want to clear few things.
इट मे बी पॉसिबल द ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको पढ़नी है, आप अपने कैरिकुलम के हिसाब से आप इनमें से जो टेक्निक्स जरूरत है उन्हें उठा सकते हैं। पर मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा इन सारी टेक्निक्स को क्लियर करना। मैं एक एक करके आपको इन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, इनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। ओके, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड, हमने बात करी कि ऐसी कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपकी मदद करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अभी हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम ले रहे हैं, जब आपने बोला सर रिटर्न बेस्ड टेक्निक्स हो सकती हैं, रिस्क बेस्ड टेक्निक्स हो सकती हैं, अदर सिचुएशंस को भी हमें उसमें एम्बेडेड इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर जाकर के हम कोई डिसीजन निकाल पाएंगे। सर डिसीजन लेंगे कैसे? ओके, मूविंग दैट पार्ट, हम डिसीजन लेंगे कैसे इस पे हम बात करते हैं। तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम पे हमें वी कैन से हम 3 स्टेप्स में इसको समझ पाएंगे। यदि आपको ये 3 स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए ना, कैपिटल बजट, वास्तव में सही बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ही क्या होता है? कैपिटल बजटिंग, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, टाइम ड्यूरेशन, पर सबसे इंटरेस्टिंग है। यदि ये समझ में आ गया तो पूरा फाइनेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लग के आते हैं। तो प्लीज ध्यान से एक एक चीज देखेंगे और आपको सब चीज समझ में आएगी। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, यदि आपको लगता है ये वीडियो वर्थ वाइल है, आपकी मदद कर पा रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इससे पहले अब मैं बात कर रहा था कि आपको किस तरह के, सो देर आर 3 स्टेप्स प्रोसेस, हम 3 स्टेप्स में इसको क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। किसको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सर 3 स्टेप्स क्या होंगे? सर पहला स्टेप है भैया, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेप टू इवेल्युएट। पहला हम ये पता लगाएंगे, हम पहले स्टेप में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या, बात करेंगे इस पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। दूसरा, इस इन्वेस्ट, अच्छा आपको ये तो याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हम उससे होने वाले फायदे और उसकी कॉस्ट को कंपेयर करें। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, सिंपल, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करने वाले हैं। तो भैया कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी जेब से क्या लगने वाला है ये मैं इवेल्युएट करूंगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद में मैं ये देखने वाला हूं कि भैया इससे बेनिफिट कौन कौन से होंगे। सर बेनिफिट, मैंने एक और चीज बताई थी, बेनिफिट ऐसा हो सकता है कि वन टाइम हो, रिकरिंग हो। तो रिकरिंग क्या, हर साल आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो दैट इज कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। सेकंड स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, ये करने वाले हैं। एंड थर्ड, जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट होने वाला है, एंडिंग पे है, जितने साल की उसकी इकोनॉमिकल लाइफ थी उसको पार कर रहा है, तो उस केस में जब हम बंद करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी कुछ होगा, दैट इज नोन एज टर्मिनल वैल्यू। इन 3 स्टेप्स में, ये यदि 3 स्टेप आपको समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आएगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना कितना आसान है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या बोला, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू डिटरमाइन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे उस प्रोजेक्ट से आपको एनुअल क्या फायदे हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं, और फिर टर्मिनल वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे। स्टेप बड़े हैं, धीरे धीरे एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। आपको सारी चीजें, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी, बस यह है आप मेरे साथ चलते रहें। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, स्टेप टू इवैल्यूएट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू इवैल्यूएट करना। पर यार इस स्टेप से पहले पहुंचने, इस पे पहुंचने से पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांट टू क्लियर इन रिलेशन टू व्हाट, आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड।
सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें क्लियर करना है, तो हम देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग में चार चीजें हैं जिनको हमें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत पड़ रही है। पहला, मैं ये टॉप सॉरी बाकी की प्रोसेस या टेक्निक्स टूल पढ़ाने से पहले ये इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि बार बार इनका यूज होगा, बार बार इम्प्लीमेंटेशन होगा, हर जगह पे बार बार बताना पॉसिबल नहीं है, तो अच्छा ये है कि हम एक बार में उस चीज को क्लियर कर लें। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान रखें कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। तो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू बी डैम इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा यदि ये चार चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो पहला, important points. What are the important points? So the important points, first is cash flow versus profitability. Cash flow versus profitability. Second one, कैश, पहला हमने बात करी कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड इज फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंसिंग कॉस्ट। थर्ड is your depreciation element. And fourth is working capital. Working capital. Now, look friends, ये ऐसा नहीं है कि एक बार ये बीच में कहीं नहीं आएंगे, अब आएंगे, बार बार आएंगे, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन बार बार होना। और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में इनका इम्प्लीमेंटेशन है, एक ही सिचुएशन बना। व्हेन वी आर टेकिंग ऑन नंबर ऑफ सीरीज, हम केस स्टडीज लेंगे, नंबर ऑफ केसेस को हम सॉल्व करने की बात करने वाले हैं यहाँ पे, पर उन चीज़ों में इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आज ही हम इससे समझ लेते हैं क्या है, एक एक करके हम पॉइंटों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम बात करते हैं कैश फ्लो वर्सेज प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट? इट इज अ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस, इनकम ओवर द एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी, 100 रुपए की चीज खरीद के लाए, 150 में बेच दी, मैंने क्या बताया? एक्सपेंसेस से ऊपर जितनी, ठीक है, दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी। सो आपने 150 में बेची है, -100 इज इक्वल टू 50, दैट इज योर प्रॉफिट। कैन आई से ये मेरी जेब में आ गया? नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं सर। सेल्स, सामने वाले ने, आपने बेच तो दिया, पैसा नहीं दिया, रियलाइज फॉर्म में नहीं है, रियलाइज नहीं है तो ये मेरी जेब में नहीं है। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी और कैश फ्लो पहले तो एक चीज नहीं होती, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी एक चीज नहीं होती है। क्यों सर? प्रोबेबिलिटी इज एन अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग में तो आपने सेल कर दिया तो ये मान के चल रहे हो कि वो रियलाइज्ड है, पर एक्चुअल में वो रियलाइज्ड है या नहीं है, ये तो हम पे किस पे डिपेंड? कैश फ्लो। तो कैश इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी। Secondly, the profitability, the accounting profit is based on the assumptions, principles, which are decided by the what? Management itself. So there is a biasness in what? Principles followed by accounting policies followed by the management itself. So it is affected. Third one, profitability. Profitability includes non-cash items itself. नॉन कैश आइटम क्या होता है? नॉन कैश आइटम मीन्स अ डेप्रिसिएशन। आपने, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, आपने डेप्रिसिएशन को उसमें एज एन एक्सपेंसेस डिडक्ट कर रखा है। प्रॉफिट, जब आप P&L अकाउंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हो, तो आपने देखा होगा उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया होता है। क्यों भाई? डेप्रिसिएशन, यू हैव कंसीडर्ड डेप्रिसिएशन एज एन expenses, but that was a non cash expenditure.
तो भाई इस समय ये मैनेजमेंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज एडेप्टेबिलिटी पे बेस्ड करता है। सेकेंडली नॉन कैश आइटम्स को ये कंसीडर करता है। इस कारण से कैश फ्लो और ये बराबर नहीं हो सकता। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केवल थंब रूल, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केवल किसे यूज करेंगे, कैश फ्लो को यूज करने वाले हैं। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज नहीं करेंगे। बेसिक फंडा है। जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तब तक आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होकर के डिसीजन नहीं लेना है। देयर में भी एक्सेप्शनल सिचुएशन कम्स, एक्सेप्शनल सिचुएशन आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो हम किस पे बेस्ड होकर रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड होकर के डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, तो सर ये कैश फ्लो निकालेंगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो, कैश इनफ्लो कैसे निकल के आएगा। हाँ, उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। कैश इनफ्लो कैसे निकल के आएगा। जब मैं कैश इनफ्लो निकालने की बात कर रहा हूँ तो ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ये पॉइंट भी उसमें आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी उसी में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को हम दोबारा से समझ लेंगे, पर 3 पॉइंट एक ही चीज में आ जाएंगे जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो भाई क्लियर तो हो गया है, यहाँ तक तो हम क्लियर कर चुके हैं कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो उस केस में हम किसे यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करने वाले हैं कैश फ्लो को। तो हाउ टू, नाउ द क्वेश्चन कम, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन द कैश फ्लो। ओके, सो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो डिटर्मिनेशन, और ये आपका कौन सा है, एनुअल। एनुअल कैश इनफ्लो कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ओके सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। आई एज्यूम कि ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है सेल्स और ये सारी चीज़ें समझाने में इस वीडियो पे नहीं, पर इससे रिलेटेड किसी और वीडियो में हम उस पर जरूर बात कर पाएंगे। हाँ, पर ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट, ए कैश कॉस्ट, बी depreciation. The resultant comes EBIT, इसे हम क्या बोलते हैं, EBIT। नेक्स्ट, इसमें से हम टैक्स, चलो जो चीज मुझे समझानी है उसको भी यहीं पे समझा देंगे। हम इसमें से फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट, और इस पे स्टार लगाइए क्योंकि ये मुझे समझाना है आपको। इंटरेस्ट कॉस्ट जो निकल के आएगा दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, और इसमें से यदि आप टैक्स हटाते हो तो इट कम्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें यदि आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो जो निकल के आएगा दैट इज नोन एज कैश इनफ्लो, annual cash inflow. So annual cash inflow, sales minus variable cost ओके। हमने देखी भाई ये एक इक्वेशन बन के तैयार हुई है जिसमें आपने देखना है इक्वेशन में क्या लिखा भैया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से कौन कौन से, कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश कॉस्ट।
हमने उसे भी यहाँ से हमने क्या करा है, पहले डेप्रिसिएशन को लेस किया है, फिर नीचे जाकर के ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगाए। मैं एक एक चीज करके आपको क्लियर करता हूँ। पहली चीज, इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट मीन्स यदि आप कहीं से फाइनेंस लेते हो मीन्स, यार बिजनेस में दो ही तरीके से, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। बिजनेस में अपना पैसा लगाओगे, बाहर से लगाओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, है ना। तो बाहर से जब पैसा लगाओगे तो पैसे की कीमत होती है। आप पैसा यदि आपने किसी से बोरो किया है मीन्स, आपको बोरो किया है तो लैंडर ने आपको क्या दिया होगा, देयर इज इंटरेस्ट चार्ज, सो दैट मार्केट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी इफेक्ट। तो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट, नॉर्मली हम कैपिटल, ध्यान से सुनना, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेते टाइम पे इक्वेशन यही रहेगी, बस एक चेंज यहाँ है, हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी के जितने भी डिसीजंस होंगे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट करेंगे। सर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है, कारण भी बताता हूं मैं। इंटरेस्ट कॉस्ट और डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेमेंट, यदि आपने जिनसे पैसा लिया है उनको कोई पेमेंट किया है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे डिविडेंड के रूप में हो, उससे आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते टाइम पे कंसीडर नहीं करोगे। पहला थंब रूल है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड करो, देर इज वन टर्म नोन एज डिस्काउंटिंग रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डिस्काउंटिंग रेट या कट ऑफ रेट हम बोलते हैं। हम क्या करते हैं, उस रेट से, क्योंकि हम टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो फ्यूचर में अर्निंग्स होने वाली हैं उनको हम आज की कंसिडर करके लेके आएंगे। तो वो डिस्काउंटिंग रेट जो होगा, दैट डिस्काउंटिंग रेट इटसेल्फ इंक्लूड व्हाट, इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड कॉस्ट। तो यार एक ही चीज को हम बार बार तो यूज नहीं करेंगे ना। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ ट्वाइस इफेक्ट फॉर अ सिंगल कॉस्ट। आप यहां से भी लेस करो फिर डिस्काउंटिंग भी करोगे उसकी, नहीं, तो हम इसलिए यहां पे उसे कंसीडर नहीं करेंगे। आप क्या करने वाले हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आया, फिक्स कॉस्ट में कैश कॉस्ट और डेप्रिसिएशन आप पहले लेस करोगे, फिर ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी के बाद में आप ईबीआईटी और ईबीटी वन ऑफ द सेम थिंग, आप ईबीआईटी फिलहाल कैपिटल बजटिंग के लिए, सेम थिंग फॉर, हम सारे डिसीजंस के लिए नहीं बोल रहे। तो हाँ, पर ये इफेक्ट कर सकता है यदि आपने टोटल पूरा पैसा किससे, डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा इस पे भी इफेक्ट करता है। डिस्काउंटिंग रेट डिपेंड करता है आपने पैसा किससे लिया है। पूरा पैसा आपने डेट बाहर से बोरो किया है, ठीक है, उस केस में द इंटरेस्ट रेट विच इज चार्ज बाय द लैंडर इज गोइंग टू बी द डिस्काउंटिंग रेट। वेरएज यदि आपने पूरा पैसा अपना खुद का लगाया है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स उस पैसे का मैं क्या प्रयोग और कर सकता था, उससे जो रिटर्न होता दैट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। और सम टाइम देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ व्हाट, डेट एंड इक्विटी, हम दोनों पैसे यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम दोनों को ही रिटर्न को कंसीडर करके एक डिस्काउंटिंग रेट निकालेंगे जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे ईबीआईटी, उसमें से हम टैक्स हटाएंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। सर ऐसा क्यों किया, मैंने डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। आप क्या करते हो, आपने किसी एसेट को खरीदा है, उसकी वैल्यू को हर साल आप क्या कर रहे हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो, वियर एंड टियर वैल्यू को आप क्या लेके आ रहे हो, डेप्रिशिएशन व्हाट which is going to charge against a profit as an expenses for the wear and tear of the value of an asset। आप क्या करते हो, पहले डेप्रिसिएशन को यहाँ से लेस किया मीन्स एक्सपेंसेस मान लिया और फिर ऐड कर दिया। द इम्पोर्टेंट थिंग व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, इन ऑर्डर टू गेट द टैक्स एडवांटेज ओनली, हम टैक्स का फायदा उठाने के लिए ही ये कर रहे हैं, बाकी इसका कोई और फायदा नहीं है। सो टैक्स का कैसे फायदा उठा लेंगे, अभी मैं बात करके अभी एग्जांपल लेता हूं और उसमें आपको बताऊंगा हाउ द डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू हेल्प यू टेक एन एडवांटेज ऑफ व्हाट, टैक्स। टैक्स की वजह, आप इसकी वजह से टैक्स कम हो जाएगा, यू कैन से टैक्स शील्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को पहले लेस करते हैं एज एन एक्सपेंस ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, फिर हमारा जब प्रॉफिट पे टैक्स लग जाता है फिर से हम उसे ऐड कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है।
so it provide a tax shield for what? Profit. Okay, फिर जो निकल के रिजल्टेंट फिगर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल कैश इनफ्लो। तो आपको ये तो समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल कैश इनफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी और कैश इनफ्लो में से हम किसे कंसिडर कर रहे होते हैं? हमने बात करी थी कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो हम कैसे निकाल रहे थे वो हमने भी बात कर ली कि यही फॉर्मेट रहेगा टू कैलकुलेट। नाउ इट होली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन सिचुएशन। वो आपको यहाँ से निकालने के लिए बोल दे, वो आपको ईबीआईटी से निकालने के लिए बोल दे, वो आपको ईबीटी से निकालने के लिए बोल दे, वो आपको डायरेक्टली कैश इनफ्लो दे दे, तो जहां से आपको दिए उस स्टेप से आपको यहाँ पे इवेलुएट करना पड़ेगा। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज इन ऑर्डर टू आगे का जो एक वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में। पर अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू वर्थ वाइल फॉर यू, please like it, share it and subscribe my channel. Okay, so the last topic of this video we are going to consider is working capital. What the meaning of working capital and how it is going to affect the decision. तो वर्किंग कैपिटल आपका सर वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज अ मनी, it is a money which is going to be invested for operation. ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपका प्रोजेक्ट के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है दैट इज नोन एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल। ओके चलो, और यू कैन से ये एडिक्वेसी ऑफ किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एडिक्वेसी को चेक करने के लिए जो फंड इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। बड़ा टेक्निकल हो रहा है सर, नहीं समझ में आया। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द एडिक्वेसी इन ऑपरेशनल? अरे भाई प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तो वो जो खर्चा करते हो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उस पैसे को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नहीं आया सर समझ में? ओके ड्राइंग मेरी थोड़ी सी कमजोर है, पर ये आप एज्यूम कर लीजिए क्या है। ये गमला है जिसमें एक पेड़ है एंड यहाँ पे अपन एक ये एक नल है और मुझे इस नल से पानी किस में डालना है? इस गमले में डालना है। ओके नाउ लुक, माय प्रोजेक्ट इज गमले में पानी डालना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पाइप। ठीक है, और क्या चाहिए सर? पाइप के अंदर पानी। ओके पानी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ भाई? पाइप तो परमानेंट है, हर दिन जब पानी डालोगे तब पाइप नहीं खरीदोगे। पाइप तो कब खरीदना है? एक बार खरीदा, जब तक पानी डालना है तब तक पाइप वही रहेगा। तो ये तो इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम करने वाले हैं, लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी है पाइप खरीदते टाइम। पर मैं अभी वर्किंग कैपिटल बता रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या है। तो सर पानी तो हमें डेली डालना पड़ेगा। हाँ